Yes, you please start that. So my screen is visible. Yes. Yes. So all of you joined for this webinar, which whose topic is bird identification webinar, knowing your urban birds. Now, first of all, we shall know what are urban birds. The birds that we daily see around us in our day-to-day life, around our house, in the city, or the place we work. बट इन्हें देख के हम बहुत बार अनदेखा कर देते हैं, ना हम उनका नाम जानना चाहते हैं, ना हम उनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। तो आज के वेबिनार में हम ऐसी ही कुछ चिड़ियाओं से अच्छे से जानेंगे उनके बारे में। सो तो किसी भी चिड़िया पे बात करने से पहले we'll look at some of the basic parts of a bird's body. So the first part that we'll take over is the crown. The crown of the bird is the part that is just above its head. मतलब जो उसके सिर के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्राउन। फिर आता है सुपरसीलियम, नेप, मेंटल, रम्प। इनमें से जो मेन टर्म्स है इन्हें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। टेल, वेंट, फ्लैंक्स, बेली एक्सेट्रा। सो इन में से जो मेन टर्म्स है मैं उनको डिफाइन करूंगा। सो जो हमने देखा क्राउन, इट इज द पार्ट जस्ट अबव द हेड। Like here, I have kept an example of a common tailor bird. It is a very common residence of a garden. You can see a red patch over its head. This is what a crown is. Just below, you can see crest. Some birds have a slender array of feathers on top of its head, which is called crest. For example, here the Eurasian hoopoe and the lark, you can see an aggregation of feathers that is being over their head. Then the third term which we shall be looking is the nape. The nape is the part of the birds, is the part that is just below the bird's neck, behind. So, ऐसा लगता है शायद किसी का माइक अनम्यूट है। सो हम नेप देख रहे थे। तो नेप वो पार्ट होता है जो बर्ड के नेक के जस्ट पीछे होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ब्लैक कलर का पैच है ब्लैक नेप्ड मोनार्क के पीछे, तो ये उसका नेप है। देन द फोर्थ टर्म कम्स इज द सुपरसीलियम. इट इज द स्ट्राइप which runs from the base of the bird's beak, means the part from where the beak starts above its eye, finishing somewhere towards the rear of the bird's head. इसे हम बर्ड की आईब्रो भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मालाबार लाफिंग थ्रस्ट का। सो ये व्हाइट पार्ट जो आप देख रहे हैं यही उसका सुपरसीलियम है। देन वी लुक ऑन टू द वेंट. The cloaca, also called as vent, is a single posterior opening for a bird's digestive, urinary, and reproductive tract. It is used to expel feces and lay eggs, which has an accumulation of small feather on it. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं रेड वेंटेड बुलबुल का एग्जांपल मैंने लिया है। तो ये जो एग्रीगेशन ऑफ फेदर्स, रेड कलर के फेदर्स आप इसके टेल के नीचे देख पा रहे हैं, यही इसका वेंट है और इसी के कारण उसे नाम मिला है रेड वेंटेड बुलबुल। सो जैसे कि हमने टर्म्स पढ़ लिए हैं, तो अब हम आएंगे कि बर्ड की आइडेंटिफिकेशन के क्या बेसिस होते हैं। So we'll talk about the major bases. We'll not go very deep because we are talking about our urban birds. So the first base is its beak. बीक हम सभी जानते हैं बहुत अलग अलग टाइप की होती है। जैसे यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट बीक आप देख पा रहे हैं बहुत स्लेंडर सी, पतली सी और लंबी है। सेकंड वाली आप देख पा रहे हैं कोनिकल ट्रायंगल शेप में और बहुत स्ट्रॉन्ग सी दिख रही है। और थर्ड एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल शार्प पॉइंटेड। इन हर टाइप की बीक्स के बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं।
Then the second comes feet. There are many types of feet, such as you can see webbed feet, long feet, perching feet. So we'll discuss about them also in our upcoming slides. Then the type of nest they make. Different birds make different type of nest, and some make it in a open area. कोई बहुत छुपा के बनाते हैं, तो उन्हें देखने में एक ऑब्जर्वर की कीननेस चाहिए पड़ती है, तो हम वो आगे अभी डिस्कस करेंगे. सो डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स देखेंगे हम. सबसे पहली बीक जो हमारी लिस्ट में है वो है ग्रेन फीडर्स की बीक. सो ग्रेन फीडर्स की बीक में ऐसा क्या स्पेशल है? सो ग्रेन फीडर्स में एक कोनिकल शेप की बीक होती है, ब्रॉड, ट्रायंगुलर एंड कोनिकल बीक्स. सो किसी का माइक ऑन है शायद, प्लीज बंद कर लीजिए. थैंक यू. सो ग्रेन फीडर्स बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, हमारे आसपास बहुत बार दिख जाती हैं. सबसे कॉमन बर्ड जो आजकल हो गई है वो है इंडियन हाउस पैरो, गौरैया जिसे हम कहते हैं, बहुत आसानी से दिख जाती है. स्केली ब्रेस्टेड मुनिया है, रेड ऑफ दावत और लार्क्स. ग्रेन फीडर्स में मेजरली यही टाइप ऑफ बर्ड्स होती है, स्पैरो, मुनियाज, फिंचेस, लार्क्स. और इन सब में आप एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे, इनकी बीक का टाइप. इनका बीक की टाइप में आपको कॉमन ये दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगुलर शेप में है और बहुत मोटी और स्ट्रॉन्ग दिख रही है. तो इसका काम क्या होता है? ये दीज आर, जो ये बर्ड्स होती हैं ये मेजरली सीड्स खाती हैं. ग्रेन्स हो गए, सीड हो गए, सीरियल्स यू कैन से. सो उनको खाने में इनके ये जो बीक है, इट हेल्प्स द मोस्ट. They are strong, so they breaks the seed pod very easily and they can feed on it. Then the second type of beak that comes is the fruit eating type of beak. This beak has a speciality that it is sharp with a slight curve beak. Means ये sharp होती है और सामने एक बहुत हल्का सा कर्व होता है. और वो कर्व क्यों होता है? ताकि जब भी कोई बर्ड फ्रूट को पकड़े तो उसके अंदर से वो आराम से उसको तोड़ के खा सके. जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉपर स्मिथ बारबेट. You can find it very easily when it's the fruiting season of various trees, especially on the peepal tree. ये सबसे ज्यादा वही ट्री प्रेफर करते हैं. Hello, excuse me sir, we want in English. Okay, I'll try full. Means there are some participants who also like in Hindi, so we'll keep on switching in between. So the second bird which I have taken here is the Asian quail. Quail, you can find it commonly near our houses when means जब fruiting period होता है plants का, तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में ये आसपास पाई जाती है. देन द थर्ड बर्ड हेयर इज द रोज रिंग्ड पैराकीट. ये भी बहुत कॉमन बर्ड है. एंड देन द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल. यहाँ आप देख पा रहे हैं हर बर्ड छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रूट को तोड़ के खाती है, बट द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल directly engulfs the small fruit which it has got due to its adaptation of beak, which we will discuss in further slides. Then the third type of beak is the nectar feeders. It has long, fine bills with a moderate downward curve to it to allow the collection of networks from the base of flower. अब जो यहाँ पे मैंने बर्ड का एग्जाम्पल लिया है, ये आप में से बहुत सारों ने देखी होगी. कई ने इसे टीवी में नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा और कई ने अलग अलग जगहों पे देखा होगा. तो आप में से कोई भी बता सकता है कि ये कौन सी बर्ड है? Anyone of you can answer. Hummingbird. हाँ, जो आपने कहा है वो मेजॉरिटी 90% ऑफ पीपल थिंक इट इज अ हमिंग बर्ड, और वो करेक्ट भी है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है.
जो हम डॉक्यूमेंट्रीज आज तक नेशनल ज्योग्राफी में देखते आए हैं वो हम देखते हैं हमिंग बर्ड की, और हमिंग बर्ड पर इंडिया में नहीं पाई जाती है. बट दीज आर पर्पल सनबर्ड, एंड दीज पर्पल सनबर्ड means they are 99% same as the hummingbird. Just there are some major differences. Now, the bird you can see on my right is the male purple sunbird, and the bird you can see on my left is the female purple sunbird. In the aviofauna or the birds, the male are more pungent in color, means they are more bright. And does anyone of you know कि ये इतनी bright color में क्यों होती हैं? To attract the female. बिल्कुल सही, बहुत very very good, very correct. Because they are the one who do the work of attracting the female. So they need very pungent and attractive color to attract the female. Then the second bird here is the thick-bellied flower pecker. इसे भी आप ये उतनी कॉमन नहीं है, फिर भी ये कभी कभार हमारे आसपास के पेड़ों में दिख जाती है. Then the fourth beak type that we have here is the chiseling beak. Now chiseling beak से आपको कुछ याद आ रहा होगा. Chisel आपने सुना होगा, means carpenter use this to chisel away the excess wood, and that's what the technique some birds around us use it. This beak is strong, sturdy, with a chisel-like tip for drilling. Means the bird you can see here, the black-rumped flameback, or most commonly said woodpecker. So these woodpecker का काम आप सभी जानते हैं. They keep on pecking on the woods. They make hole inside it, sometime for their nest, sometime for searching about insects. Then the fifth type of beak, and the major beak that we have here, is the sharp hooked beak. It is used to pierce the prey and hold on to it once caught, and then it is used to tear off the pieces for easier feeding. Means ये जो बीक होती है ये ज्यादातर रैप्टर्स में होती है. रैप्टर्स मतलब ईगल, काइट, शिकारा, पेरिग्रिन, मतलब फैल्कन्स, और ऐसे ही में जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया ब्लैक काइट, शिकारा, black shouldered kite, and spotted owlet. So these birds catch their prey, and with the help of their sharp pointed beak means they have a pointed end at their beaks and have a very strong beak which helps them in tearing away the flesh from their prey body. Then the sixth type of beak is the generalist, whose beak isn't specialized or adapted for just one type of food. These birds can eat anything. Aman, can you hear me? I can hear you. You're the host. I think, as we all know, we are facing a lot of technical issues, network problems all over India. I think the people who are not muting themselves, you please mute them. I'm very sorry, but we have to mute them for the others to listen properly. So, as I'm not the host, so you are having that like permission. You Okay. please. So You just a please- second. Krishan Sharma, sir, could you please mute yourself? ये चलो फिर ये बोल रहे आपका Sanjay sir, Krishan Sharma sir, and please mute yourself. You. So now is it okay? Yes, fine. You can go ahead. Okay, so the sixth type of beak, don't worry participant, we'll if you have any query or question you can keep it at the end, we can answer about them. So the sixth beak here is the generalist, whose beak isn't specialized
or adapted for just one type of food. मीन्स इनकी बीक में कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होता, जैसे हमने अभी तक देखी, जैसे ग्रेन फीडर्स थे तो वो एग्जैक्टली सिर्फ सीड ही खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे. देन वी सॉ नेक्टर फीडर्स, दे फीड ऑन नेक्टर, नथिंग एल्स. बट हेयर द जनरलिस्ट, their beak isn't adapted for a specific type of food. So these birds can eat anything ranging from insect to seeds, और यहाँ तक कि रोटी भी आप दे देंगे तो ये सब खा लेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन लुक एट so there was some mistake, the slide was not going forward, so I'll start it again. So we were on the generalist. So हमने इसके बारे में समझ तो लिया, पर हम इसके जब एग्जाम्पल देख लेंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे. So the first generalist comes, that is the house crow. ये भी बहुत कॉमन बर्ड है, हम इवनिंग में इन्हें बहुत देखते हैं, हमारे घर के ऊपर से उड़ते हुए जाती रहती हैं ये. So ये कुछ भी खा लेते हैं, इंसेक्ट्स भी खा लेंगे और रोटी भी खा लेंगे, और ये स्कैवेंजर्स भी होते हैं, ये डेड एनिमल भी खा लेते हैं. Then the second example here is of the Rufous tree pie. Most of you must have seen this bird. So we'll move further. Then the seventh type of beak is the insect eaters. This beak is straight and thin beak with a slightly bigger part where it is connected. So I'll show you it with an example. Here we have some examples. So as you can see that their beak, like imagine this as its head and this as its beak. So the part where it is connected from the head, it is broader to hold down the insect, but the front part is as conical as it can. So the first example here is about a green bee eater. So these bird catches bees, insects, dragonflies, and eat it. Then here is a black drongo, then a red rumped swallow, and a brown rock chat. Then as we finish off with the beaks, then comes the second topic, that is about the feet. So there are several types of feet that we can see here in the birds. So we'll see here, it's the first type of feet, that is perching feet. So perching word से आपको समझ आ रहा होगा कि perching मतलब किसी भी जगह पे पर्च करके बैठ जाना, खुली जगह पे. So it is used for hopping and clinging onto branches. So आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, जो बर्ड का फीट होता है उसमें 4 फिंगर्स होती हैं, 3 on the front side and 1 on the back side, and these helps the bird to hold onto a branch and sit tightly. और जिन भी बर्ड्स में ऐसी टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट होती है जिसमें 3 टोज आगे होते हैं और एक थंब बैक साइड पे होता है, उन्हें हम पैसेरीन बर्ड्स कहते हैं. आप में से बहुत सारों ने ये वर्ड सुना होगा, पैसेरीन बर्ड्स. जब हम बर्ड्स की फोटो लेते हैं या उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो ये वर्ड आता है पैसेरीन, पर ज्यादातर लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा. सो इसका मीनिंग यही है कि birds with these perching claws, that is 3 toes at the front and 1 at the back. मतलब जो भी चिड़िया ऐसे करके बैठती है जिसके
3 टोज आगे रहेंगे और 1 टोज पीछे रहेगा, उसे हम पैसेरीन ग्रुप ऑफ बर्ड्स में लाएंगे। सो इसी के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। सारी कॉमन बर्ड्स, majority of the birds are perching or passerine birds, such as the Indian silverbill, Brahmi manna, and the house crow. So एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, अगर हम उन्हें कवर करने बैठेंगे तो टाइम की कमी हो जाएगी, so इसलिए मैंने कम ही एग्जाम्पल लिए हैं। Then we come across the second type of feet, that is the webbed feet. These feet are modified to swimming, that is paddling inside the water, as well as for walking. It is same as the perching feet, 3 toes at the front and 1 thumb at the back, but the only difference is it is covered with a web. Means it is a special type of advancement given to some birds through which they can paddle or swim inside the water as well as walk on the land. So we'll see for some examples of webbed feet, birds with webbed feet. So the first example here is of a Indian cormorant. So अगर आप अपने घर के आसपास वाले किसी भी लेक में, पॉन्ड में, रिवर में जाएंगे तो आपको इंडियन कॉर्मोरेंट तो वहां मिलेंगे ही मिलेंगे, आई एम 100% श्योर। हो सकता है दिन में आपको ना मिले, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग में मिले, बट यू may find them over there. Then the second bird here is the lesser whistling duck. So here lesser whistling duck, अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम लेसर व्हिस्लिंग डक क्यों है? व्हिस्लिंग 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 से आपको क्या समझ आता है? व्हिस्लिंग मतलब सीटी बजाना ना। सो the voice that I made you hear just now was the voice of a whistling duck. So इसका नाम whistling इसलिए पड़ गया क्योंकि इसकी जो आवाज थी वो सीटी टाइप सुनाई देती थी, whistle. So that's how it went. Then the third type of leg that comes here is the long legs with spreaded feet. Means they have long length of their leg and their feet are spreaded. And why are they spreaded? They are modified to walk on floating things and marshy areas. As you can see here, there is an illustration of a bronze-winged jacana. So these birds are somewhat found near a lake or a river where there is a aggregation of some kind of leaves like lotus leaf, lily leaves on the water. So they walks on them, and for that they have these modified spreaded feet. So हम सभी ने पढ़ा है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस पे लग रहा हुआ फोर्स भी बढ़ जाएगा। सो बस इसलिए इनके फीट इतने चौड़े हैं ताकि ये जब मार्शी एरियाज में, दलदल में या ऐसे फ्लोटिंग थिंग्स पे चलें तो ये सिंक ना हो उस पे, बल्कि अच्छे से इजीली दे कैन वॉक ओवर देयर। Then the fourth type of feet that we come across is the strong grasping talons. So नाम से आपको लग रहा होगा strong grasping talons मतलब बहुत strong होते होंगे ये। So they are broad, very strong and with sharp nails at the end. And they are found in raptors and used for holding their prey tightly. Means they are found in eagles, kite और vultures, और इन सब में ये स्ट्रॉन्ग ग्रास्पिंग टैलेंट्स होते हैं और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये भी नॉर्मल पर्चिंग फीट के जैसे होते हैं पर ये थोड़े ब्रॉड होते हैं अपने टो एरिया में, ताकि ये बहुत ही इजीली अपने प्रे को पकड़ सकें और उड़ सकें और बचा सकें और उसे आराम से बाद में खा सकें। So we'll look on to some examples with bird with strong talents. So here you can see a shikara hunting a feral pigeon. So ये है एरिया जहां इन्हें अपने स्ट्रॉन्ग टैलेंट्स काम आते हैं जब इन्हें हंटिंग करनी होती है। और सेकंड एग्जांपल है शॉर्ट टोड स्नेक ईगल। अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख
So if anybody is understanding, सबको समझ आ रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अभी पूछ सकता है या बता सकता है. सब अनम्यूट कर सकते हैं अभी शायद. Sir, I want to ask something. Go ahead. I want to ask what is meaning of Hmm. broad meaning? Broad. Yes. Broad meaning फैला हुआ, मोटा, means thick, you can say, in another word. So समझ आया? Yes, sir. Thank you. Okay, welcome. किसी और को कोई question? Or should I continue? Sir, can we get the slides? Means? Like for reference, Yes, sure. You can, I'll give you my contact details at the end and you can message me and I'll send, जिसको भी चाहिए होगी मैं सबको भेज सकता हूँ. हाँ sir, thank you. Okay. So I think किसी और को अगर क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है और we'll continue forward. So we'll move forward. So here we were at the short-toed snake eagle. Just a second. So just a second. So here we were and looking with birds with strong talons. So we have completed that section and we'll move forward. So मैंने बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन सुना है या बातें भी सुनी है कि लोगों को फ्लाइंग रैप्टर्स यानी कि ईगल, काइट्स हो गए, ये जब उड़ते हुए चले जाते हैं तो इन्हें आइडेंटिफाई करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है. हाँ, होती है क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर फ्लाइट पैटर्न है, इनका सिमिलर विंग पैटर्न है, पर फिर भी देयर आर सम माइनर डिटेल्स दैट वी कैन कीप इन आवर माइंड टू आइडेंटिफाई देम. So here we have a chart where I'll show you how we can identify some raptors. So the first image that you can see here is of a vulture, and the silhouettes you can see on the left hand side and the real image you can see on the right hand side. So in the case of vulture, the first major thing that comes is that their wings are very broad, very broad, and from the starting till the end they are equally broad. Or in the end, at the end they have a huge amount of free feathers. Means you can see ये जो single feathers निकले हुए हैं इन्हें हम कहते हैं free feathers. These feathers are free feathers, and these are used when they use the thermals while they fly over the mountains or hill cliffs. So this comes under work. So to identify a vulture, we see that their wings are equally broad from the starting till the end, and their tail is equally broad with bulging outwards. They have a bulge outwards their body of the wing. Then the second bird that we come across is the eagle. So in the case of eagle, it's similar. The wings are broad, but they are smaller in size than the vulture. जितने बड़े पंख vulture के होते हैं उससे थोड़े छोटे होते हैं eagles में, और इनकी जो tail pattern होता है वो भी vulture से थोड़ा small और थोड़ा ज्यादा bulging outwards, मतलब ये थोड़ा ज्यादा curve होता है बाहर, जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं. Then third thing that we come across is a kite.
सो काइट बहुत कॉमन है, हमारे घर के आसपास दिख जाती हैं, या हमारी सिटी में कोई डंप यार्ड होगा तो उसके आसपास ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन में दिखाई देती हैं। सो काइट सबसे इजी होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बिकॉज ऑफ देयर विंग पैटर्न। दे हैव डब्ल्यू शेप्ड विंग पैटर्न, यू कैन सी हियर। सो हियर इट मेक्स अ डब्ल्यू at the end of its tail, and this is the best thing for identification of a kite. Then the third thing that we come across is a casserole. In the case of casserole, its wing is far more shorter than the kite or eagle or vulture, and their tails are almost of the equal size of their body. Means जितनी बड़ी उनकी बॉडी है, equally proportional size की उसकी tail होगी. So these are the some ways by which we can identify the raptors. In vulture, broad wings with slight curve. In eagles, broad wing but major curve outside its body. Then in the case of kites, there is a W-shaped tail at the end, and in the case of casserole, it's as equally size of its body. We'll move forward. So अभी तक हमने देखा कि major type of feet, major type of beak, and the third type that we come here is the different type of nests. So nest कभी ना कभी हम सभी ने देखे हैं, different type के देखे होंगे, किसी ने देखे होंगे, किसी ने नहीं भी देखे होंगे. So here I have some major type of nests that you can find, and we'll discuss about all of them. So we'll move forward. The first type of nest which we come across is the cup-shaped nest. Cup-shaped nest से आपको पता चल गया होगा ये cup-shaped का होता है. So और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नेस्ट होता है, probably one of the most common nest. It is made at a place where a branch joins other. Means एक पेड़ में जहां एक ब्रांच दूसरे से ज्वाइन होगी, ये उस एरिया में मेजरली बनाया जाता है. क्यों बनाया जाता है? सिंपल सी बात है, जब उसे सपोर्ट ज्यादा मिलेगा तो चिड़िया घोंसला भी तो उधर ही बनाएगी. और वो किस चीजों का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ रॉटन वुड. सड़ी हुई लकड़ी के छोटे छोटे पीस होते हैं, बिकॉज दे आर slightly weightless. So rotten wood, twigs, छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े, branches के टुकड़े, twigs, cotton, dung, spider webs and caterpillar silk. These spider webs are used to hold the nest in its place. We'll discuss one type of nest which majorly uses this spider webs. So and caterpillar silk and cotton. And cotton is majorly used by birds to means ये अंदर घोंसले के अंदर साइड में कॉटन यूज होती है to provide the eggs and the chicks a better place. So the cup-shaped nest, here are some example you can look. cup-shaped का होता है जहां ब्रांच दो मिल रही होती हैं, वहां पे बनाया होता है. सबसे कॉमनली रेड वेंटेड बुलबुल, ओरिएंटल व्हाइट आई और ब्राह्मणी मैना, ब्राह्मी स्टारलिंग, मेजरली हर बर्ड कप शेप्ड का नेस्ट बनाती है. और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये है स्पाइडर वेब्स का यूज्ड. ये एक ओरिएंटल व्हाइट आई का नेस्ट है. ये एक जैसे जो नेस्ट बनाती है उसको होल्ड करने के लिए प्लेस में ये स्पाइडर वेब्स यूज करती है. Then we come across the second type of nest, that is the adherent nest. These are the nests that sticks on the building, cliffs or other vertical structures. जब आप बाहर घूमने जाते हैं, जब आप किसी हाईवे के बाजू से निकलते हैं या हाईवे के नीचे साइड पे आप जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसकी नीचे साइड, लोअर साइड की वॉल्स पे मिट्टी के बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में शो हो रहा है. सो दीज नेस्ट आर मेजरली मेड बाय स्वॉलोज. सो जो स्वॉलोज होती हैं, हवा व्हील जिसे हम कहते हैं, सो मेजरली
ये नेस्ट वही बनाती हैं. So here is one example which I want to show you of just a second. In this video, you can see a pair of red-rumped swallow. और ये एक गीली जगह पे से मिट्टी को अपने मुंह में पकड़ के लेके जा रहे हैं और इसी मिट्टी से ये अपना घोंसला बनाएंगे. पर आप सोच रहे होंगे ये मिट्टी तो गीली है, जब सूख जाएगी तो झड़ने लगेगी, पर ऐसा नहीं है. ये जब अपना नेस्ट के लिए मिट्टी मुंह में रख के लेके जाती हैं, सो ये अपने मुंह से दे सेक्रीट देयर सलाइवा which gets mixed with their soil, and it's make a special type of clay, and as it dries it becomes very hard and rigid. So that's how उनके nest टूटते नहीं हैं. Then the third thing that we come here is the hanging and weaved in nest. लटके हुए और सिले गए हुए नेस्ट. सो मेजरली ये नेस्ट बनाए जाते हैं बया वीवर के द्वारा. सो एज द नेम सजेस्ट वीवर, दे मेक वीव द नेस्ट. You can find them in places where there are tall grasses or palm trees, or majorly in areas that are nearly located nearly a water body. So the first example that we looked was of a baya weaver. So जैसे हम बया वीवर की बात कर रहे हैं तो मेरे पास उसके लिए एक वीडियो भी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा. ये आप देख पा रहे हैं एक बया वीवर, और ये इन पत्तियों में से एक एक स्ट्रैंड निकालेगी पत्तियों का, और बाद में उसे लेके जाके अपने घोंसले में अच्छे से स्टिच करेगी और स्ट्रॉन्ग बनाएगी. अब देखिए आप. सो ऐसे ये पतले पतले स्ट्रैंड्स निकाल रही है ग्रास से. और जब ये स्ट्रैंड्स उसके पास कलेक्ट हो जाते हैं तब ये अपने नेस्ट के पास पहुंच जाती है और वीव करने लगती है. इट हैज अ स्पेशली एबल्ड बीक व्हिच हेल्प्स, and it also has a special ability that helps it to weave its nest. So that's what a baya weaver was. Then in the same category of hanging and weaved nest, the second birds come here is the common tailor bird. As I told earlier, ये बहुत ही कॉमन चिड़िया है जो हमारे डे टू डे गार्डन में दिख जाती है. सो ये अपना नेस्ट बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाती है. यहाँ एक इलस्ट्रेशन में आप देख पा रहे हैं 3 leaves are connected together by stitching. So ये it selects some broad leaves and then it stitches them together, then fits in the nesting material, and then lays its egg, which makes it a very special bird. Then the fourth type of nest that we come across is that of a nest in a tree trunk. तो नेस्ट इन ट्री ट्रंक में आप देख पा रहे हैं, एक मैंने वुडपेकर का एग्जांपल लिया है, कॉपरस्मिथ बारबेट का एग्जांपल लिया है. सो दीज बर्ड्स chisel away the excess wood of a tree trunk and then make a convenient place for them to stay. Like in this video, you can see a coppersmith barbet making its place to live. It carefully chisels away the wood inside the tree trunk and makes it suitable for its living. और तो ये तो हो गए फर्स्ट टाइप ऑफ बर्ड्स दैट मेक्स दैट मीन्स ये अपना घोंसला खुद बनाते हैं लकड़ी को काट काट के. बट द सेकेंड टाइप ऑफ बर्ड दैट वी हैव हियर आर द आउल्स.
and especially the spotted owlet. Means सभी owl अपना घोंसला majorly tree trunks में बनाते हैं. So they find a very suitable dry and a hollow tree trunk because they don't have a specialized beak to chisel away the wood. So they make their work easy by finding a dry, hollow piece of log or a wood and then lay its egg and hatches it young ones inside a hollow tree trunk. Then we come, जैसे हमने मेजरली बात कर ली कि हम किस बेसिस पे हमारी कॉमन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. अब हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास बर्ड्स दिखाई देती हैं वो कौन सी हैं, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं. सो जस्ट अ सेकेंड, आई विल मूव फॉरवर्ड, जस्ट अ सेकेंड. So checking about the first common birds, it is the bird with grayish body and a dark colored head. So इस समय मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूं कि आप भी आंसर दे पाएं सबके. जैसे जैसे मैं इनकी स्टेटमेंट पढ़ूंगा और पूछूंगा, अगर आप में से किसी को भी इनके बारे में इनका नाम मालूम है तो आप में से कोई भी बता सकता है. So here comes the first bird. It is a bird with grey body. इसकी जो बॉडी है वो ग्रेइश कलर की होती है और डार्क कलर्ड हेड. Its head is dark in color and it has a patch of red color feathers under its tails. So a patch of colored feather under its tail हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही. तो आप में से कोई भी अगर बताना चाहे तो बता सकता है क्या उसका वर्ड क्या था. Sir, can I? Red-vented bulbul. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. सो जैसा कि चिड़िया का नाम ही somebody has told, so these aggregation of red colored feather is called a vent. So you may find it perched on a branch or feeding on a guava or any kind of fruit. So very correctly said, it is a red vented bulbul. So was the audio I was showing means जो मैं ऑडियो सुना रहा था वो क्या आवाज आई थी? हाँ sir. So that was the call of a red vented bulbul. Now the second bird that we come across is a large gray colored bird. Means its size is a bit large than the other birds that we discussed. Indian grey hornbill. Very correct. It has a long curved beak and it is found majorly feeding on figs and fruit at a tree. So as very correctly said, it's an Indian grey hornbill. You may find them near your houses. They come screeching their calls and sitting on a tree which has fruits and feeding on it. They also feed on insects, but majorly their diet includes fruits. So the call that you heard just now is the call of an Indian grey hornbill. Then the third bird that we'll come across is a very common garden bird. A very small in size. It is green in color and white from the upper parts. It has a slightly red crown on the top of its head. And I'll make you listen its call.
Can you please pardon what you said? दे आर अ वेरी कॉमन गार्डन बर्ड्स. ये कॉमनली बहुत सारे हमारे घर के पास मिल ही जाती है. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, green in color and white from the upper parts with a slightly red crown. So आप में से कोई भी अगर इसका नाम बताना चाहे. हमने इसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था. कोई बताना चाहेगा इसका नाम? It's the common tailor bird. So it was the common tailor bird. Then we'll come across the other type of. So now we'll move on the other type of bird, that is just a second. So this bird is the same size as of a tailor bird. और बहुत बार आप ये देख के इसको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टेलर बर्ड है कि ये वो दूसरी वाली बर्ड है. सो इसका भी कंफ्यूजन आज हम कंप्लीट हटा देंगे. सो इट हैज अ ग्रेइश ब्राउन बैक एंड अ बफी ऑरेंज अंडर पार्ट्स. इसका जो पिछला साइड होता है ये ग्रेइश ब्राउन होता है और जो अंडर पार्ट्स यानी कि इट्स थ्रोट और बेली इट इज ऑफ अ बफी ऑरेंज अंडर पार्ट्स. और जब ये उड़ती है तो इसके विंग्स की थपथपाहट हम दूर से सुन सकते हैं. तो इसका साउंड मैं आपको सुनाऊंगा. सो इट्स कॉल्ड मेजरली मींस ये बहुत ज्यादा कॉमन टेलर बर्ड से मैच करता है. अगर आप कोई भी इस चिड़िया का नाम बताना चाहेंगे तो आई विल अप्रिशिएट इट. Ashipurnia. Very correct, very correct. It's the Ashiprinia. It's means ये भी very common bird है, common tailor bird के जैसे ही आसपास मिल जाती है. और इसकी मेन फीचर ये है कि ये जब उड़ती है तो इसके फेदर्स की फ्लटरिंग साउंड बहुत दूर से सुनाई दे जाती है. सो हमें पता चल जाता है अच्छा एशिप्रिनिया उड़ रही है. Then the other bird that we come is the bird with a brown back and with certain markings and white underparts with black markings at its neck. So then it is found picking up seeds from the ground and eating them. So here it is, the house sparrow. This is a very common bird that is found in the metropolitan cities nowadays. It has changed its adaptation and adapted to the city life. ये आजकल cities में बहुत ज्यादा पाई जाने लगी है. And this is somewhat how their calls मीन्स कैसे ये सुनाई देता है. और आप में से कोई भी अगर ट्राई करना चाहे कि इसमें से मेल कौन सी है और फीमेल कौन सी है, सो दे कैन ट्राई. The male is the first one. Yeah, the first one is the male and the second one is female. Very correct, very correct. So the male you see is a darkish and a pungent in color. So this one and this one is a male, while the one in the center is the female. Then we come on to our next bird, that is a medium-sized ashy brown bird. It is found foraging together in a group of 6 to 7 birds. Very correct, very correct. So jungle babblers. They are found jumping on the ground and turning falling leaves upside down in search of food. So here they are, jungle babbler, as you said. और jungle babbler ज्यादातर 6 to 7 के ग्रुप में दिखाई देती है. इसलिए इसे in the northern part of India it is called
Very correct. In the northern part, it is called as Seven Sister, and in the parts of Bengal, it is called as Saat Bhai, Seven Brothers. So this was the description of a jungle babbler. Then by now we have discussed the majority of the things that we will look forward, means that are the basics of identification of a bird. Now अगर आपके पास आपका कोई दोस्त आता है या कोई चिड़िया देख के आता है और आपसे कहता है टुडे आई सॉ a bird, it was small in size, it was purple in color, it was fluttering near the flowers, and it is a purple slender, sunbird. very Sunbird. correct. This was what I was expecting from you all. Now I'll ask a second question. So it is a very small bird and it is found majorly in our gardens. Green in color. A tailor bird. Green Very in color, correct. Oriental white eye. No, green in color. Green in color. Tailor bird. Tailor bird. Yes, the Oriental white eye is yellow in color, and it has I actually and forward. yes, no problem. Then the third bird which I can ask you for is, it is a large bird, and your friend found it eating some kind of fruit, and it was having a curved beak and a long beak. Indian grey hornbill. Greyhound bill. Very correct, Greyhound very bill. correct, very correct. And you went to some place, you were traveling, and you passed by a pond, and there were several nests that were hanging all around. So which Papaya wo- weaver nest. yes, Papaya so I was yes. So which bird made that nest? Weaver bird. Papaya weaver bird. A Baya weaver Not- bird. Yeah, that can be a tailor also. You are Yes, if it It is is made by smaller in size and- aggregation of broad leaves, then it may be a tailor bird, and if it is made by grass, weaving of grass, then it Weaver will be a Baya weaver. So by now I think कि majority of people know कि कैसे हमारी common जो urban birds हमारे घर के आसपास दिख जाती है, उन्हें identify कैसे करना है. Is it so? Yeah. Yes. So with that, I think that I should conclude my lecture. जितना टाइम सोचा था उससे बहुत जल्दी लेक्चर कंप्लीट हो रहा है. सो ये हमारी कुछ कॉमनली फाउंड बर्ड्स थी जो हमने अभी डिस्कस करी, और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, अगर आपने कोई बर्ड देखी, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन सी थी, उसका साइंटिफिक नेम क्या था, या वो उसका नेम क्या था, कॉमन नेम क्या था, सो हियर आर माय कांटेक्ट डिटेल्स. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इवन नोट इट डाउन. और जिसको भी ये प्रेजेंटेशन चाहिए थी, जो भी चाहता है रेफरेंस, दे कैन आल्सो नोट इट डाउन. यू कैन फाइंड मी, हियर इज माय ईमेल आईडी, my contact number, you can WhatsApp me, and I'm even on YouTube by my name, Aman Bishwas Photography. I'm also on Instagram by the same name, Aman Bishwas Photography. So you can message me, DM me, or even call me to know about a bird. Hello. Hello, Aman. Are you hearing me? Yes, sir, I can hear you. Oh, it was really a nice presentation, and I thank- congratulate you and the audience. Only one Thank you small so thing much, which sir. I would like to add, Yes, sir. that a new technology has come for identification and monitoring of the birds. Yes, and that sir. is sonotaxonomy, Mhm. sound spectrum of the birds. I was watching various calls, and these calls can be, of course, there are many experts. बहुत सारे लोग हैं जो calls के आधार पर कानों से पहचान लेते हैं. जी सर. अब एक सब्जेक्ट नया निकल के आया है जो मैंने डेवलप किया है, Yes, सोनोटेक्सो. I read that somewhere. साउंड बैंक के अंदर यदि बर्ड कॉल्स हैं और स्पेक्ट्रम है,
तो उनके स्पेक्ट्रोग्राम की एनालिसिस से आप बर्ड्स को पहचान सकते हैं। थैंक यू, दिस वाज द ओनली थिंग which I wanted to mention. लेकिन बहुत it was an excellent presentation and Thank you so much, sir. audience must have understood how to identify the birds. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir. And the technology that you have developed will play a very deep role in our coming future. So, जो भी नहीं जानता है तो ये थे के शर्मा सर। ये एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है। ये प्रीवियस वाइस चांसलर भी थे अजमेर यूनिवर्सिटी के, और एक मेजर प्रोजेक्ट मिशन डेथ फ्री स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया is run by के शर्मा sir. So sir, I would like to thank you that you आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और ये लेक्चर ज्वाइन किया. Yes, I enjoyed it. And I'm sure that all the audience सब लोग enjoy कर रहे हैं और आपका presentation बहुत बढ़िया, excellent. Thank you so much, sir. And with that, I'll conclude my lecture. Thank you all of you for being a very nice participant. And if any one of you want to take the screenshot or note it down, can do it, and then I'll stop my screen sharing. Bye, sir. Hello. Thank you, sir. Okay, thank you. You can stay in the meeting. There are some announcements that are to be made by the Nature's Eye. Yes, sir. K.K. Sharma, sir, you were saying something? Thank you No, very much. it is some other person is saying something. Oh, yes. Hello. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Hello, Aman. Hello, Aman. Yes, sir. मैं विनोद सूर्यवंशी बोल रहा हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Please. Aman, congratulations. Your session was very good, and Thank you so much, a sir. very beautiful description you have given about the birds, and I agree with K.K. Sharma sir what he has said about a new system that it had came about Yes, sir. regarding the voice. But one more thing I want to add in this during whole of this lecture, Yes, sir. that some behavior acts are also there of regarding to these birds. Yes, there are. There are. So I hope that next time in your lecture, if you can give some of the behavior acts of the birds regarding to different species of birds. And one question I have asked you Yes, sir. during the lecture time, ki all these of the vultures are found in India only? Which bird, sir? Vultures, as you have given the description regarding to the flight. No. Their Idea. subspecies are there in all over the world. They are found all over the world, sir. Like Egyptian vulture came from Egypt, but now you can see Egyptian vulture are there in India too, and now the new subspecies that came to So, India. sir, जैसे आपने बताया कि आप behavioral aspects के बारे में और जानना चाहते हैं, so जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा सर, so हम एक और वेबिनार करेंगे और उसमें आपके मतलब बहुत सारे सजेशन जो भी हमें आएंगे, so हम उन्हें सॉल्व करेंगे. Very personally, I will give you one of the reason that why it's clicked to my mind. I will give you a reason. Yeah, sir. Sure, sir. The reason is that at the porch at the back of my house, I have just put one of the pot. Yes, sir. Yes, and during from the summer vacation time onwards, every of the day I am just putting a water. Yes, that's a very great step, sir. Finally, what happens, when the water is not there, and all those of the birds, they are coming and sitting there and just waiting for the moment to drink that water. Yes, sir. It happens. If the water level is very low and they cannot go to the down and to the beak, it cannot reach to the water. So I have observed number of times I have observed, so that it clicked to my mind. 3 to 4 of the birds every of the day they come and they drink a water from there. So I feel that there may be some of the behavioral act of the birds also. Yes, sir. There are various aspects. I can बहुत जल्दी में एक behavioral aspect उनका बता सकता हूँ कि आपने चिड़ियों को नहाते हुए देखा होगा. हाँ. So चिड़िया 3 टाइप से नहाती हैं.
एक तो पानी से दे फाइंड अ पडल, और जैसे हम आसपास अपने पॉट रख देते हैं पानी के तो उसमें नहाती हैं. सेकेंड टाइप ऑफ देयर बाथ इंक्लूड्स डस्ट बाथ. आपने देखा होगा स्पैरोज हो गई और दूसरी अदर बर्ड्स, दे go to a place where they can find dust and they bath their so that is done to make their feathers more open so that they can fly easily. And the third type of bath they do is the sun bath or basking. In the morning time, you may have seen various birds that may sit or perch on open branches and enjoy the sun falling on them. So ये एक छोटा सा था जो मैं आपको बता सकता था, तो वो मैंने अभी कवर कर दिया. जी हाँ, और थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन अमन. Thank you so much, sir. Aman, I'll interrupt a bit. Yeah. I request all the participants, I have shared the link of the feedback form. If you could just fill it off before leaving. I hope you enjoyed the session. And thank you so much, everyone, for participating. And thank you, Aman, for this wonderful session on behalf of Nature's Eye. And we've shared the links of the website as well as our upcoming events. I hope we'll get you there. We'll see you there in the event by Dr. Ravi Chilam. It's on wildlife conservation, the careers in wildlife conservation. So if any one of you have any questions regarding Nature's Eye or today's session, you can go ahead with that. Thank you. And Aman, I think we have one question in the chat box we had by Aman Jain. The question was, just a second, I'll tell you. Yes. The cotton, I think it was about the cotton used in the nest. Does it act as an insulator? Yes, it actually acts as an insulator. Yes, cotton has a great air holding capacity, which makes it a good air insulator inside the nest. Because अंडों को सभी जानते हैं गर्मी चाहिए, और कॉटन उसी के साथ साथ एक मेजर रोल जो प्ले करता है वो सॉफ्टनेस. That eggs don't break or the chicks feel evenly when they sit on it. So this was the answer. Thank you, Aman. Thanks for the answer. Thank you so much. Any other questions or any other queries regarding the Nature's Eye or the today's session, you can please go ahead. I have a question. In the companies, you told that they use caterpillar silk. How those silk? Can you repeat once? I can't hear it. You told that the birds which live in cup nest, they use caterpillar silks. So how do they use it? No, how do they get them? Acha, how do they get them? See, there is only 10 to 20% of the bird's nest which are made from caterpillar silk. As we all know, it is a bit rare or not easily found. So when the caterpillar makes its silk or the cocoon, when it is newly made, the birds sometimes picks it away from it, means the caterpillar, and then use it as a sticking medium in their nest. Okay, thank you. Won't they go for the best dinner? So I think there are no other queries, or if कोई भी question हो bird identification के लिए या कुछ भी, तो मेरी contact details आप सभी के पास हैं, आप पूछ सकते हैं. Or now I'll hand over to Amrita. Now you can take over. Somebody's raised a hand, I think. Vinod sir has raised. So I think I talked with him. Okay. Yes, there's no problem. So I thank all the participants for being so sportive, and we have seen some queries regarding can I get a participation certificate? Actually, we need to talk to our team, and we'll let you know.
regarding the participation certificates. We'll surely let you know related to that. Just a second, I'll interrupt. Yeah, sure. हाँ, मैं चाहूंगा कि अगर आप पॉसिबल है तो सब अपनी वीडियो मींस ऑन कर सकते हैं, सो हम सभी एक मेमोरी के रूप में स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हमें याद रहे कि आज हमने इस टॉपिक पे वेबिनार हम सभी ने साथ में किया था. इफ पॉसिबल, जो वीडियो स्टार्ट कर सकता है सो दे कैन. It was a nice webinar. Okay, thank you so much. So I'll just take the screenshot in 3, 2, and 1. Okay, guys, thank you so much for being with me in the whole webinar. Excuse me, sir. Yes. Can I get the PPT for that? Yeah, sure, you can get it. You just contact me and I'll share it with you. Okay, sir. Thank you. Okay, welcome. Okay, man. Thank you. Can I leave now? Yes. You can leave. Okay, thank you. Okay, welcome. Thank you so much. Sir, I have a doubt. Yeah, you can ask. Go ahead. I want to ask that what is the meaning of concealed brick? What is the meaning of? Conical bricks. Conical beaks. Yes. देखो, बीक्स का मतलब तो आप जानती हो चोंच होता है जो चिड़िया की होती है. Yes. और कोनिकल मतलब होता है कोन शेप में. आपने कभी पिरामिड देखा है? Yes. सो बस उसी में थोड़ा और स्पेरिक मींस थोड़ा और स्मूथ और राउंड होता है, तो उसे हम कहते हैं कोन. नाउ हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट टू यू? सो मींस इट इज अ फॉर्म ऑफ 3D triangle with a more smooth edges. Like ice cream cones. Thank you, sir. Okay, thank you so much. Welcome. So you all can leave now. We'll meet when we'll discuss or we'll have other webinar. Bye, sir. Okay, bye. I request the team members to stay back. Aman, you'll be staying back for a few minutes. Yeah. Thank you. So अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है, so we'll end the meeting now. So ma'am, I think we can end it. Yeah, sure. Thank you so much, all of you. Take care and good night. Okay.